बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज कंप्यूटर का हमारा फोर्थ लेक्चर है। पहले हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम करने लगे हैं कंप्यूटर का फोर्थ लेक्चर, जो कि आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए, और अगर आपको कंप्यूटर रिक्वायर्ड है तो आप ये कंप्यूटर की प्लेलिस्ट देखने के बाद इंशाल्लाह अपने आप को इस काबिल कर पाएंगे कि कंप्यूटर के आप 100 में से कहीं ना कहीं 70 to 80% मार्क्स कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और जैसे ही आप साथ पास पेपर्स करते हैं तो आपकी तैयारी जो है 100% हो जाती है। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर सुनना है और उसके बाद नोट्स बनाने हैं और इंशाल्लाह अपनी तैयारी को क्या करना है जी, 4 चांद लगाने हैं। तो हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, हमने पहले क्या किया है, हमने पाकिस्तान अफेयर के 14 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट इसी चैनल के ऊपर मौजूद है और उनके नोट्स भी मौजूद हैं, उनके टेस्ट भी हमने लिए हैं। उसके बाद पाकिस्तान ज्योग्राफी के 4 लेक्चर हैं, जिनमें तकरीबन 1 या 2 टॉपिक के अलावा तकरीबन तमाम पाकिस्तान ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट है, और ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूंगा। और उसके बाद हमारे पास EDS यानी एवरीडे साइंस के 10 लेक्चर हो चुके हैं। 1-2 लेक्चर और भी ऐड करने वाला है, जो टॉपिक रहते हैं इंशाल्लाह वो भी मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद हम अब जो स्टार्ट किया हुआ है, जो सब्जेक्ट कंप्यूटर स्टार्ट किया है, और कंप्यूटर का आज हमारा 4th लेक्चर है। पहले हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर देखा, कंप्यूटर की जो डिवाइसेस थी हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सारे के सारे जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस थी या इनपुट डिवाइसेस थी वो हमने सारी देखी तरतीब के साथ। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कंप्यूटर का हमारा सॉफ्टवेयर पोर्शन। ठीक है जी, आज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर की फील्ड में, कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर की फील्ड है, जो कि बहुत ही मजे के साथ हम इंशाल्लाह सीखेंगे। आज एक न्यू एनर्जी के साथ, एक तरोताजगी के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज आपने भी क्या करना है कि सॉफ्टवेयर को सही तरीके से, आपने सॉफ्टवेयर को एक्टिव रखना है। जी हाँ, आपका हार्डवेयर तभी काम कर पाएगा, आपके हाथ जो है, आपके जो ये जेस्चर्स हैं, आपके ये जो उठना बैठना है, जो आपके नोट्स बनाना है, ये सारे का सारा आपका हार्डवेयर है। लेकिन इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? इंस्ट्रक्शन आपका ब्रेन दे रहा है। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो मेरी बात को पिक कर रहा है, वो सुन रहा है, वो समझ रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी कुछ यही होता है। ठीक है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कुछ नहीं बताया मैंने कहा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, टॉपिक का नाम लिखना है, उसके बाद कोशिश करनी है तरतीब के साथ डिस्क्रिप्टिव बनाने हैं। क्या मैं बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। ठीक है, गिवन टू योर ब्रेन, जो तुम्हारे ब्रेन को दे दिया गया है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नोट्स कैसे बनाने हैं। आपने पहले एक लाइन लिखनी है, दूसरी लाइन लिखनी है, तीसरी लाइन लिखनी है। लिखने के बाद आपने नोटबुक के ऊपर यहाँ पे 1 लाइनर भी बनाने हैं और यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म में फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये क्या मैंने कहा आपको, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है। ऐसे ही हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्या था? आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम था। तो बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर की तारीफ भी यही होती है। डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती हैं, और लिटरली मैं कहूँ तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में याद की थी, तो ये वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given to the computer to solve a problem। ठीक है, आपने लिख ही लिया होगा। ओके हो गया। और डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिल सकती हैं, डिफरेंट मेथड से आप वो कर सकते हैं। बेसिकली कंसेप्ट रखना है आपने कि कोई चीज़ जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं और कंप्यूटर उसके बदले में हमें क्या देता है, कोई रिजल्ट देता है, कोई प्रॉब्लम की सलूशन देता है, कोई एक्शन उसका रिवर्स करता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। और हमारे पास इस तरह से फिर सॉफ्टवेयर है, उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। हमारे पास मेजर जो टाइप्स है सॉफ्टवेयर की, वो 3 तरह की हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आप रट्टा नहीं लगाना आपने बिल्कुल भी। आपने हर चीज को एक तरतीब के साथ लेकर चलना है। कि हमने क्या देखा था, पहले हार्डवेयर देखा था, हार्डवेयर में भी मैंने आपको तरतीब से बताया था। सॉफ्टवेयर की मैंने डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन से आगे मैं अब बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की उसके बाद 3 टाइप्स हैं मेजर। कितनी टाइप्स हैं जी? 3 मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, अगर हम उन 3 की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप नोट करते जाएं, बिल्कुल मैं आराम आराम से चीजें बता रहा हूँ, कोई भी जल्दी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है अजर क्या कुछ उसका ओके ओके। हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यूटिलिटी प्रोग्राम है। ओके हो गया। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यूटिलिटी प्रोग्राम है, मैंने बताया। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है, ठीक है। एक तो चीज है जो कॉमनली अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो चीज रख दी है, वो सलाहियत है, ठीक है। अब ये जो आपके पार्ट्स हैं, ये मेरे पार्ट्स हैं, ये क्या है मेरे, ये मेरी बॉडी का हिस्सा है परमानेंट, और ये सिस्टम के साथ, मेरे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं कि मेरी ये जो एबिलिटी है सुनने की, ठीक है, ये जो मेरी बोलने की एबिलिटी है, ये क्या है, मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर का कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के साथ मुंसलिक होता है, जिनके बगैर सिस्टम काम नहीं करता, ठीक है, जो सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो हमारे पास क्या कह सकते हैं हम कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम टू ऑपरेट, ठीक है, कोई भी फंक्शन चलाने के लिए, कोई बेसिक, आप जैसे बेसिक नीड कह सकते हैं, ये बेसिक नीड है किसी भी सिस्टम की, किसी भी कंप्यूटर की, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर आप सिस्टम को परफॉर्म, कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के तमाम मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं, ठीक है। इसका आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक ऑपरेट करने के लिए होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हमें कंप्यूटर का सारा सिस्टम रन करने में मदद देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें कहेंगे आप, ठीक है। इस क्या करने के लिए, टू ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए हमें सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम जब भी सीपीयू को ऑपरेट करेंगे, सीपीयू यानी हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी काम परफॉर्म करने लगेंगे हम, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हम काम नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे पास एक होता है एंड्रॉइड, बल्कि विंडोज, विंडोज क्या है, विंडोज जो हमारा कंप्यूटर सीपीयू जिसके जरिए ऑपरेट होता है, चलता है, वो हमारा कौन सी क्या चीज है, वो हमारे विंडोज है। इसी तरह से जो हमारा मोबाइल फोन है वो किससे चलते हैं, एंड्रॉइड से चलते हैं, ठीक है। और जो ये आईफोन है, आईफोन ये विंडोज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। विंडो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। एंड्रॉइड किसका है, गूगल का है, ठीक है। मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया, मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास iOS, आईफोन का जो है, ठीक है, आईफोन मोबाइल के लिए ये किसका है जी, आईफोन मोबाइल को चलाने के लिए होता है, ये एप्पल का, एप्पल कंपनी का, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कोई हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, सीपीयू को, कि आप ये काम हमें करके दें, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कौन कौन से हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। एक कंप्यूटर का बुनियादी, कंप्यूटर को चलाने के लिए, सीपीयू को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर और यूजर के दरमियान एक ऑपरेट करने का जो सिस्टम होता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, यूजर इंटरफेस भी कहते हैं आप उसे। उसके बाद मैंने आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर मैं डिफाइन करूं तो कुछ यूं है कि जो कंप्यूटर के लिए जरूरी ना हो लेकिन यूजर को आसानी पैदा करके दे, ठीक है, जिन्हें हम एप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास वीपीएन है, जैसे आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, यूट्यूब है। अब आपके लिए क्या आसानी पैदा करने के लिए कितनी एप्लीकेशंस आ गई जो काम आपको मिनटों में करके देती हैं, आपको डेटा जो है वो इकट्ठा करके देती हैं। कैलकुलेटर है वो कैलकुलेट करके देता है, कैलकुलेटर की जो ऐप है वो कैलकुलेशन करके देती है, आपको हाथ से नहीं करनी पड़ती। तो ये सिस्टम के लिए जरूरी नहीं है, इनके बगैर सिस्टम तो रन हो सकता है, लेकिन यूजर के लिए आसानी पैदा करने के लिए एप्लीकेशन होती है। उसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं ये भी हम देखते हैं, अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम के लिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद ये ऑपरेट करता है सीपीयू को, ठीक है। मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि विंडोज, ठीक है, विंडोज क्या करती है, रन करती है सीपीयू को,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है विंडोज। एंड्रॉइड जो है ये गूगल कंपनी की है। उसके बाद iOS जो है ये आईफोन में जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है। एंड्रॉइड में कौन सा यूज होता है, सॉरी गूगल गूगल का यूज होता है एंड्रॉइड का मोबाइल फोन में, जो हमारे एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। और जो एप्पल कंपनी के मोबाइल है जिनके पीछे कटा हुआ सेव है, एक बाइट काटा हुआ है, ठीक है, ठीक है, वो किसका है, iOS उसमें यूज होता है, ठीक है, और आईफोन मोबाइल में यूज होता है। तो ये हमारा बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट था कि इनके मोबाइल, इनके बगैर तो सिस्टम चलते ही नहीं। विंडोज के बगैर कंप्यूटर नहीं रन करेगा, एंड्रॉइड के बगैर मोबाइल रन नहीं करेंगे, आईफोन इसके बाद iOS के बगैर, सॉफ्टवेयर के बगैर रन नहीं करेगा। ओके हो गया। ये हमारा था बेसिक सा कंसेप्ट कि आप गेम के जरिए क्या चीज चला सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ये वर्क एज मैनेजर। ये क्या काम करता है, वर्क एज मैनेजर। आप कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये वर्क एज मैनेजर के तौर पे काम करता है। और ये यूजर इंटरफेस भी, आप मैंने आपको पहले बताया, किसी को कहेंगे यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस कैसे, ये हमारा कौन बैठा है, यूजर बैठा है, ये चला रहा है कंप्यूटर को, ठीक है, और ये हमारा कंप्यूटर है। ओके हो गया। अब यहाँ पे ये टेबल पे जो भी पड़ा है कंप्यूटर, यहाँ पे ये कंप्यूटर डायरेक्ट तो काम नहीं करेगा ना, यूजर ही इसको चलाएगा। अब ये कंप्यूटर तो पड़ा हुआ है, इस कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये यूजर के दरमियान और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान आपस में जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि ये यूजर का इंटरफेस है। यूजर को ये वर्क देता है, यूजर क्या करता है, इससे काम लेता है, इसको कमांड देता है और सिस्टम को ये चलाता है। ओके हो गया, ये यूजर इंटरफेस आप कहेंगे इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये पहले अरेंज कर देता हूँ, आपको समझ आ रही है, हमने कुछ भी नहीं देखा, बेसिक से देखा है जो कि आप समझ चुके हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा बोरिंग नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि मेरी एनर्जी कम हो गई, मेरी एनर्जी कम नहीं हुई, थोड़ा सा गर्मियों ने भाई एनर्जी कम की है, लेकिन अब तो मौसम बेहतर होता जा रहा है, ठीक है जी। ओके हो गया। मैंने आपको बताया कि जो हमारी विंडोज है, विंडोज किसकी तरफ से बनाई गई, विंडोज का कौन है ओनर, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें, या विंडोज के बारे में हम थोड़ा सा देखें कि हमारा जो विंडोज है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये कब बना था, तो ये 1975 के अंदर बनाई गई माइक्रोसॉफ्ट। इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था जी आपके बिल गेट्स, मशहूर तरीन बिल गेट्स, बिल गेट प्लस एलन पॉल, एलन पॉल, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लस एलन पॉल, ठीक है जी। विंडोज किसकी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है, ठीक है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट की है। और माइक्रोसॉफ्ट कब बना, 1975 के अंदर बना, जो कि बिल गेट प्लस पॉल एलन, नाम थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनका लिखा था पहले, PAULALLEN, पॉल एलन। तो पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलके इसकी बुनियाद रखी थी माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बस बेसिक इतना ही आपको पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट को आगे हम जाके देखेंगे, और इसका एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, बनता है बल्कि, कि माइक्रोसॉफ्ट का जो इस वक्त करंट चल रहा है, करंट CEO, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि करंट CEO जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का इस वक्त कौन है। तो 2014-15 से एक ही है इस वक्त, मेरा जो उसका नाम है मेरे माइंड में नहीं आ रहा, ठीक है, ये नाम इसका आपने बता देना है, ठीक है। 2015 के बाद से अभी तक चीज नहीं हुआ, 10-11 साल हो गए। करंट CEO पूछ सकता है, या प्रेसिडेंट उसको जो पहले वाला था वो कौन था, ठीक है, इस करंट से पहले वाला, इन दो का नाम याद रख लें, बल्कि इस एक का याद रख लें कि इसका माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है, ठीक है, जो 2-3 बार रिपीट भी हो चुका है, बल्कि शायद ज्यादा टाइम रिपीट हो चुका है, और यही है अभी तक, ठीक है, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है, ये आपने क्वेश्चन सर्च करना है गूगल से, गूगल करके उसके बाद कमेंट भी कर देना ताकि मुझे भी पता चल जाए। ओके हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बात जो है विंडोज से चली थी, कि कंप्यूटर की जो विंडोज हैं जिनसे कंप्यूटर रन करता है, चलता है, ठीक है। विंडोज की अगर हम बात करें
तो विंडोज का जो फर्स्ट वर्जन हमारे पास आया था, ठीक है, उन्नीस सौ पचासी में आया था, ठीक है। विंडोज का फर्स्ट वर्जन जो आया था वो 1985 में आया था। कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज का पहली बार विंडोज को लेकर आए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेकर आए, ठीक है, कि कंप्यूटर को चलाने के लिए। लेकिन ये क्या रहा जी, फेल। ये विंडोज 85 1985 के अंदर विंडोज 85 को लेके आए, ठीक है। इसका वो क्या रहा, वर्जन जो है ये फेल हो गया। उसके बाद ठीक 10 साल बाद फिर से विंडोज लेके आए 1995 के अंदर, ठीक है जी। कब लेके आए, 1995 के अंदर। इसमें बेहतरी लेके आए और ये क्या हुई थी, विंडोज 95 ये सक्सेसफुल, ठीक है। विंडोज पहला वर्जन विंडो का पूछ सकते हैं कि कौन सा है फर्स्ट वर्जन, तो उसका आप कहेंगे कि 1985 के अंदर जो विंडोज 85 आई थी। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि फर्स्ट वर्जन ऑफ सक्सेसफुल विंडोज, तो आप कह सकते हैं कि आप कह नहीं सकते, आप कहेंगे कि विंडोज 95 जो है फर्स्ट सक्सेसफुल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाई गई विंडोज का 95 वर्जन जो है वो क्या है, सक्सेसफुल वर्जन था। भाई हमने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको सिंपल बताया है कि विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की तरफ से बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसको पहली बार 1985 में बनाया गया था, जो कि फेल रहा। उसके बाद ठीक 10 साल बाद 1995 के अंदर फिर विंडोज का एक वर्जन लेके आए, जिसे विंडोज 95 कहा गया था। इस विंडोज 95 को आप कहेंगे कि ये सक्सेसफुल रहा, ये कामयाब रहा, ठीक है। उसके बाद विंडोज 97 ये कब आई, 1997 के अंदर, और ये भी आपकी क्या रही थी, सक्सेसफुल रही, ठीक है। विंडोज 97 जो है ये भी सक्सेसफुल रही। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन इनके बारे में कैसे आ सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विंडोज 96, 95, 97, ठीक है, कौन सा विंडो का वर्जन इसमें से नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि विंडोज 96 जो है वो नहीं है, विंडोज 96 नहीं है। विंडोज 95 भी है, विंडोज 97 भी है, विंडोज 98 भी है, लेकिन 96 नहीं है। वो क्यों हो गया, ये मैं विंडो को ही विंडो लिख रहा हूँ, ये विंडोज की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि 1998 के अंदर, और ये भी सक्सेसफुल रही, ठीक है, ये फेल नहीं हुई। आप क्या कहेंगे, अब कहेंगे कि हमारे पास विंडोज 98 जो है, सॉरी 85 जो है वो क्या है, फर्स्ट फेल्ड वर्जन है। ठीक 10 साल बाद 95 के अंदर फिर आया, जो पहला सक्सेसफुल वर्जन था। फिर 95 में नहीं आया, फिर 97 में आया, जो कि सक्सेसफुल था। फिर उसके बाद 98 में आया, 98 भी सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद वो कहेगा कि 96 के बाद 99 क्या था या नहीं। विंडोज 99 भी नहीं है, 96 भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि विंडोज हमारे पास 95 है, फिर 97 है, फिर 98 है, फिर 99 नहीं है, फिर 2000 पूरा। कब आएगी, 2000 के अंदर आई, ठीक है। और ये भी क्या रही, सक्सेसफुल रही, ठीक है। तो हमारे पास विंडोज कितनी आई, विंडोज पहला वर्जन हमारे पास 85 आया, फेल रहा। फिर 95 आया, फिर 96 नहीं आया, फिर 97 आया, 98 आया, 99 नहीं है, फिर पूरा कितना आया जी, 2000 पूरा आया, ठीक है। उसके बाद विंडोज मिलीनियम है, ठीक है, यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे, ठीक है। ये भी जीएस के नाम से है, और ये जो बाकी है मिलीनियम, ये थोड़ा सा इनका नाम है। विंडोज मिलीनियम ये भी तकरीबन 2000 के ईयर में आई, ठीक है। लेकिन इसका जो है इनका नाम जैसे विंडोज 98, विंडोज 97, ठीक है, विंडोज 95, लेकिन इसका क्या नाम है, विंडोज मिलीनियम। इनमें थोड़ा सा बस डिफरेंट है। उसके बाद मिलीनियम के बाद आया था एक्सपी, ठीक है, उसके बाद आया था एनपी, ठीक है। ये तरतीब यही है, जो ये तरतीब है आपके पास, ये पहली है, यूं समझ लें आप, ये दूसरी है, ठीक है। ये मैं सक्सेसफुल की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल की अगर बात तो ये पहली है, ये दूसरी है,
ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। 2000 तक 5 विंडोज आई, 2000 तक जो कि 4 सक्सेसफुल रही, पहली फेल रही। उसके बाद ये हमारी जो है ये छठी है, एक्सपी जो है ये विंडोज 7वीं है, और एनटी जो है ये हमारी 8वीं है। ठीक है, तरतीब यही है, बस जीएस वाली से मैंने अलग थोड़ा सा लिख दिया। अगर आप तरतीब के साथ जहां भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारी जीएस वाली आने वाली थी तो इसलिए मैंने जीएस से थोड़ा सा इनको नाम वाली को अलग कर दिया कि हमारे पास एक्सपी और एनटी है। फिर उसके बाद हमारे पास 2003, फिर हमारे पास 2007। ठीक है, तो ये विंडोज 2003 है, और ये विंडोज हमारे पास 2007 है। ये कब आई? 2003 में आई, ये 2007 में आई। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स देखी और विंडोज की जीआर देख रहे हैं। हमारे पास टोटल कितनी आ गई? यहां तक 8 थी, ये हमारी 9वीं है, और ये हमारी 10वीं है। ठीक है, हमने 2007 के बाद देखी हमारे पास 2008 विंडोज आई, 2010 आई। फिर हमारे पास कौन सी नहीं आई? 2009 नहीं आई। ठीक है, हमारे पास 7 के बाद 2008 है, और फिर 2010 है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो विंडोज के वर्जन आए हैं सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और मैंने ऐसे नहीं बताया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडोज का वर्जन कौन सा अवेलेबल है या कौन सा था या उसमें कौन सा फंक्शन था। ठीक है, तो आप कहेंगे जब वो कह रहा है कि विंडोज 2009 के अंदर कौन सा फंक्शन था, तो नॉन ऑफ अबव का ऑप्शन भी दे रहा है, तो इसका मतलब है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। वो कंफ्यूज किस बात पे कर रहा है? क्योंकि 2009 के अंदर विंडो का कोई वर्जन आया ही नहीं है, तो वो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि आपको पता है या आप तुक्का लगा रहे हैं और कोई किसी और फंक्शन को क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितनी हो गई जी? विंडोज 8 जो है, ठीक है, ये 2000 पूरा, ये विंडोज 3 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, ये फिर 10 है, विंडोज 10 जिसे कहते हैं आजकल बहुत चल रही है, और 7 जो है हमारा सबसे स्मूथली चलने वाला एक आप कह सकते हैं कि विंडोज का वर्जन है। ठीक है, अब ये पहले वाले भी चल रहे थे, लेकिन इनके अंदर जो तब्दीलियां लेके आए गए ताकि हमारे जो मॉडर्न मजीद बेहतरीन सिस्टम थे उनमें वो चीजें मुतारिफ करवाई गई। ठीक है, 10 के बाद अब जो चल रहा है विंडोज का वर्जन 11 चल रहा है। ठीक है, जो 2011 में आया था लास्ट। ठीक है, और ये भी क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। तो हमारे पास विंडोज के मैंने आपको वर्जन बताया है, 85 वाला पहला जो था वो नाकाम रहा। उसके बाद मेरा ख्याल 2009 वाला भी आया, लेकिन उसको फिर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन इसके बारे में आपने थोड़ा सा 2009 वाले के बारे में सर्च करना है। ठीक है, लाजमी सर्च करना है कि 2009 वाले जो विंडोज का वर्जन है क्या वो आया था या नहीं आया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है 2008 की जो विंडो है उसके बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विंडो का वर्जन है, कौन सी विंडोज है जिसमें स्टार्टअप बटन नहीं था, विदाउट स्टार्टअप बटन। ठीक है, तो आप कहेंगे विंडोज 8 जो है, ठीक है, विंडोज 8 ये आपका कौन सा वर्जन था? ये विदाउट स्टार्टअप बटन था। ठीक है, बाकी के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि बाकी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि फलां ईयर की विंडो जो है वो आई थी या नहीं आई थी। ठीक है, जो उसमें कौन सा फंक्शन था। लेकिन इसमें जो पूछेगा तो पूछेगा विंडोज 8। ठीक है, या पूछेगा और ऑप्शन दे देगा 2007, 2008, 2010, 2011। ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव विदाउट, या कह सकते हैं कि डज नॉट हैव स्टार्टअप बटन। ठीक है, या विदाउट स्टार्टअप बटन। तो आप कहेंगे कि विंडोज 8 जो है हमारी उसमें स्टार्टअप बटन नहीं था। स्टार्टअप बटन किस तरह का होता है और आपको पता है कि ऐसे एक बटन बना होता है। ठीक है, ऐसे ऐसा बटन होता है विंडोज का। ठीक है, जिसमें 3-4 कलर होते हैं। ठीक है, तो वो कंप्यूटर के विंडोज के छोटा सा कॉर्नर में यूज हो रहा है, शो हो रहा होता है, और कीबोर्ड के ऊपर भी आपका बटन जो है वो विंडोज का दिख रहा होता है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, बल्कि कीबोर्ड ऊपर नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, तो बहरहाल आपको समझ आ गई कि विंडोज का स्टार्टअप बटन उसमें नहीं था। इतना ही आपने याद रखना है, कंसेप्ट रख लेना है। ठीक है, हम थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं। इस ताकत है
ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। हम लेक्चर को इतना ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो टॉपिक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि कंपाइलर, आपने सुना होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, बेसिकली कंपाइलर क्या है? कंपाइलर भी एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है हमारा? एक कंपाइलर जो है, कंपाइलर में लिख दिया है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? ये हमारा कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेसिकली काम करता है। कौन सा काम करता है? ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। ठीक है, कंपाइलर बेसिकली जैसा कि हमारा ट्रांसलेटर है। सपोज हम किसी मुल्क में, हमारे वज़ीर आज़म साहब जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज जो है, उनकी नेशनल लैंग्वेज इनको समझ नहीं आती, तो फिर एक ट्रांसलेटर होता है, तर्जमान होता है, जो क्या करता है? तर्जमा कर देता है। वो अपनी ज़बान में कहते हैं, वो सुनता है, वो सुन के हमें हमारे उर्दू में बता देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपाइलर यही काम कर रहा है। ठीक है, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज एंड अदर टू अंडरस्टैंड फॉर कंप्यूटर। बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज कौन समझ सकता है? हम इंसान हाई लेवल लैंग्वेज समझ सकते हैं। और हमारे जो लैंग्वेजेस हैं, ये कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को देता है, ताकि कंप्यूटर समझ सके और उस पर एक्शन कमांड परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया। और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, हमारे पास एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। ठीक है, कंपाइलर को हम जितना भी वर्क दे होते हैं वो सारे का सारा क्या करता है? कन्वर्ट एट अ टाइम करता है। ठीक है, ठीक है। सपोज हमने एक पेज दिया है, उस पेज कंप्लीट पेज को क्या करता है? कंपाइलर सारे का सारा कन्वर्ट करता है एक गो में। ठीक है, कन्वर्ट इन वन गो भी कह सकते हैं आप, एट टाइम कह सकते हैं, ऑल डेटा एट टाइम। ठीक है, इसी कंपाइलर की तरह से इंटरप्रेटर भी होता है। ठीक है, अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है? कंपाइलर क्या करता है? सारे का सारा जितना डेटा होता है उसको वन गो में ट्रांसलेट करके देता है, कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? ये लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट लाइन बाय लाइन करता है। बिल्कुल काम सेम है। ठीक है, ये भी क्या करता है? कन्वर्ट करता है कंप्यूटर को समझने के लिए, लैंग्वेजेस को समझने के लिए, लेकिन लाइन बाय लाइन। ठीक हो गया। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है कि कंपाइलर जो है हमारा क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इंटरप्रेटर भी ये क्या हमारा है? इंटरप्रेटर भी हमारा क्या है? एक क्या कह सकते हैं यार, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपाइलर एट अ टाइम सारे का सारा वन गो में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन करता है। और ये जितनी इसमें कोई एरर्स आएंगी, कोई मिस्टेक आएगी सिस्टम में, वो भी कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन एरर्स and mistakes it shows error and mistake line by line। और ये क्या करता है? ये एरर्स भी और मिस्टेक भी सारी इकट्ठी शो करता है, वन गो में शो करता है, जो हमारा ये कंपाइलर है। और जो इंटरप्रेटर है, ये जो मिस्टेक्स होगा वो भी लाइन बाय लाइन चेक करके हर लाइन की लाइन बाय लाइन शो करेगा। और जो कंपाइलर है ये क्या करेगा? ये एरर और मिस्टेक को भी इकट्ठी शो करेगा, सारे की सारी इकट्ठी बताएगा। ओके हो गया। उसके बाद इसी तरह से ये लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए एक असेंबलर भी हुआ करता था, जो कि आजकल नहीं है।
असेंबलर बेसिकली ये असेंबली लैंग्वेज थी जो कि आजकल यूज में नहीं है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज ये ना हाई लेवल लैंग्वेज होती थी ना लो लेवल लैंग्वेज होती थी, ये एक दरमियानी किस्म की लैंग्वेज थी जो कि असेंबलर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर में यूज होता एज असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्टर, ठीक है। असेंबलर मैंने क्या बताया, कंपाइलर जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरप्रेटर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और असेंबलर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे तीनों जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसका हिस्सा है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं, ये हमारे कंप्यूटर के लिए काम कर रहे हैं। और इनके बगैर कंप्यूटर को क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है, कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, जिसे आप लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, या मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस जिसे आप कहते हैं C++ या जावा और इस तरह की कई और लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर बाइनरी डिजिट 0 और 1 की जबान समझता है या लो लेवल लैंग्वेजेस को समझता है, ठीक है। इनके बारे में यही क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको बताया है, 10 से 12 क्वेश्चन इन कंपाइलर, इंटरप्रेटर और इसके बारे में हमारा क्या था, ये असेंबलर था। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा था जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके बाद हमारे पास था यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स थोड़ा सा ये देख लेते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्स में चले जाएंगे जो कि आपकी MS वर्ड कंप्लीट एप्स का एक वो बंडल है आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है उसको पावर पॉइंट है, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली ये हमारा क्या है, बेसिकली ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करता है, ये हमारा डिफेंस के तौर पे काम करता है, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है कंप्यूटर का हर तरह से। ये आप कह सकते हैं ये क्या करने के लिए है, टू प्रोटेक्ट एंड एफिशिएंटली वर्क करने के लिए कंप्यूटर को ये सिस्टम फराहम करता है, एफिशिएंसी फराहम करता है और प्रोटेक्शन फराहम करता है। किस चीज से प्रोटेक्शन, सबसे पहली चीज है कि टू प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम वायरसेस, ठीक है, कि वायरस जो है, वायरस के खिलाफ हम एंटी वायरस को जो रखते हैं, ठीक है। ये किस लिए, यही यूटिलिटी प्रोग्राम जिसे कहते हैं आप, ठीक है। उसके बाद टू मेंटेन सिस्टम एफिशिएंसी, टू मेंटेन सिस्टम एफिशिएंसी। यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली क्या काम करते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम हमारा जो काम है, सपोज हमने किसी वर्कर को रखा होता है, हायर किया होता है, वो क्या करता है, वो एक तो हमारा जो काम होता है उसमें खिसारा नहीं आने देता, कोई भी अटैकर अटैक करता है उसको रोकता है, डिफेंस के तौर पे काम करता है। और दूसरा क्या काम करता है कि उसमें हमें राय देता है एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, सिस्टम को, हमारे काम को, हमारे बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए मशवरे भी देता है, बताता भी है कि आप ऐसे ऐसे काम करें। और जो वर्कर्स होते हैं, जो बाकी सिस्टम होता है, उसको सही तरीके से चलने के लिए कह रहा होता है कि ऐसे नहीं आप ऐसे करें। तो यूटिलिटी प्रोग्राम भी बेसिकली हमारा कुछ ना कुछ इसी तरह से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एंटीवायरस। ये एंटीवायरस क्या है, ठीक है, एंटीवायरस जो है ये टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब वायरस क्या है, वायरस के बारे में इसकी एब्रिविएशन भी पूछी जाती है वायरस की, और उसका वो भी पूछा जाता है कि खुद से ये फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट करता है और डेटा को चुराता है। जैसे स्पाईवेयर हमारे पास होता है, स्पाईवेयर
अच्छा, एंटीवायरस और वायरसेस, और दूसरा होता है स्पाईवेयर। अच्छा, स्पाईवेयर ये क्या करते हैं, ये हमारा जैसे आप कह सकते हैं कि मुखबिर होते हैं, ठीक है। ये हैकर्स जो है, हैकर्स के मुखबिर होते हैं, मुखबिर के तौर पे काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर मैं सादा ज़बान में कहूँ तो ये कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में बैठ के ये डेटा को क्या करते हैं, थीफ करते हैं, थेफ्ट करते हैं, डेटा को चोरी करते हैं, ठीक है। तो हम इन स्पाईवेयर के अगेंस्ट क्या रखते हैं, एंटी स्पाईवेयर। आई थिंक एंटी स्पाईवेयर, हाँ एंटी स्पाईवेयर ही होगा, ठीक है। और जो एंटीवायरस है ये हम वायरस के खिलाफ रखते हैं, वायरस को खत्म करने के लिए। एंटीवायरस के लिए VIRUS, ठीक है। अच्छा, वी से हमारे पास है वाइटल। ये क्या बोलता है वायरस की, वो वायरस की एब्रिविएशन बोलता है, वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, आर से रिसोर्सेज, यू से अंडर, एस से सीज भी कहता है और सीज भी कहता है, सीज या सीज, ठीक है। तो बेसिकली ये वायरस की एब्रिविएशन बोलता है। वायरस का मैंने आपको बता दिया है कि वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर एक तरह के वो नुकसान देने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है, जो कि इसके लिए हम एंटीवायरस रखते हैं। इस एंटीवायरस को हम यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, और उस वायरस की एब्रिविएशन जो है वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज या सीज, ठीक है। वो कहेगा आपको सीज गए या सीज। अब वो इसमें से ये लफ्ज देगा कि वायरस की एब्रिविएशन ठीक कौन सी है, और वो वाइटल की जगह वेरी दे देगा, इंफॉर्मेशन की जगह इंटरनल दे देगा, या अंडर कोई एक लफ्ज वो चेंज करके देगा, और चारों के चारों ऑप्शन आपको सेम लगेंगे, सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा। लेकिन आपने तो मेरे से सीख लिया है ना कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज या सीज, ठीक है। ये सीज या सीज इसमें कोई फर्क नहीं है, ये जो भी आपको कहे वो आपने ठीक ही करना है। ओके हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया, उसके बाद हमारे पास ये स्पाईवेयर मैंने एग्जांपल दी है, एंटीवायरस, और उसके बाद जो स्क्रीन सेवर, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को, हमारे एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए काम करते हैं, वो सारे के सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। आपने कंसेप्ट रखना है कि जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर डिफेंस सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है, जो भी हमारे इसके अंदर वर्किंग के अंदर एफिशिएंसी लेके आ रहा है, वो हमारा क्या होगा, क्या कह सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम होगा, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया है जो कि बहुत वाइड एंड वास्ट कंसेप्ट है। आपने इस कंसेप्ट की बिना पर देखना है और सोचना है कि क्या ये हमारे सिस्टम को डिफेंस कर रहा है, डिफेंस के तौर पे काम कर रहा है, और दूसरा आपने देखना है कि क्या ये हमारे एफिशिएंसी को मेंटेन कर रहा है। तो आपने वो नीट टेक लगा देना है कि जी हाँ ये हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम है। ओके, बेसिकली आपको कंसेप्ट देना है। अब हजारों में उठा के ले आऊं, ठीक है। मिसालें आपको मैं कहूँ स्पाईवेयर, उसके बाद मैं आपको कहूँ वायरसेस, उसके बाद मैं आपको कहूँ फला फला फला, तो वो मैं सारे के सारे आपको बताता रहूँ, फिर भी शायद मैं कोई ना कोई छोड़ दूंगा। लेकिन जब आपको कंसेप्ट पता होगा कि जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, वो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम है, तो वो आपको कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा बेसिकली, क्योंकि मैंने आपको उसकी बेस बता दी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी जो थी, लेकिन हम तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं, उसको हमने क्या पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। Okay, you have to go. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली मैंने आपको बताया है, पहले डिफाइन कर दिया था कि जो आपके काम को आसानी हमें बदले, जो आपका काम आसानी से और तेजी के साथ करें, और जो सिस्टम के लिए जरूरी ना हो, ठीक है, जिन्हें आप एप्स कहते हैं। भाई आपको समझ आ रही है ना? जी हाँ भाई आपको समझ आ रही है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन हम इसको बड़ा मजे से पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भूलने वाला नहीं है। अगर आपने लेक्चर एक बार देखा, समझ नहीं आ रही, तो यूट्यूब के ऊपर खड़ा है, आप फिर से एक बार सारा लेक्चर खत्म करने के बाद दोबारा देख सकते हैं, लेकिन डाउनलोड नहीं करना आपने, क्योंकि मुझे उसका कोई फायदा नहीं होगा। चले कोई बात नहीं, अगर आपको फायदा होगा तो फिर भी आप डाउनलोड कर लें, मगर आपने वीडियो की समझ आई है अगर तो लाइक कर दें, सिर्फ एक ग्रुप के अंदर शेयर कर दें,
कमेंट आप पहले से कर चुके हैं, सब्सक्राइब का मैं कहता नहीं हूँ। ओके हो गया, ठीक है। क्योंकि हम बहुत अब हार्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हार्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाई डिमांडेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और किसी ना किसी एग्जाम में इसके 4 से 5 नंबर भी पूछ रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा भी। ये सारे के सारे आपके लेक्चर्स एक साइड पे लेके, ये 4th लेक्चर का ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा पूछ रहा होता है और बहुत ज्यादा इस पे फोकस करना है आपने भी। बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, कहीं ना कहीं से वो एक क्वेश्चन ही पूछता है, और एक क्वेश्चन का आपको पता है कितना हाई वेटेज होता है इस वक्त जो कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। चाहे आप 2026 के अंदर वीडियो देख रहे हैं या 2030 में देख रहे होंगे, इट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, समझना है चीजों को। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि जो इंसानी काम को जो हमारे काम को या इंसानी काम को आसान करें मगर सिस्टम के लिए जरूरी ना हो। ओके, मैंने फुल सादा अल्फाज में आपको बता दिया है, समझा दिया है। अगर आपने व्हाट्सएप नहीं रखी, आप सिर्फ कॉल पे काम करना चाहते हैं, इसमें सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने एप्लीकेशंस नहीं डाउनलोड की, अगर आपने वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट नहीं रखा हुआ, आप सिर्फ और सिर्फ वही गूगल शीट से जैसे भी बना रहे हैं तो कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके काम की एफिशिएंसी में फर्क पड़ सकता है, आपके काम को आसानी में बदल सकती हैं ये एप्स, लेकिन कंप्यूटर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम इन्हें कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है वन ऑफ द बेस्ट पैकेज ऑफ एप्लीकेशंस, एंड दैट्स MS Office, and currently that's working 2024 2024 जो है 2024 जो है करंट वर्जन चल रहा है MS Office का। आपसे अगर वो पूछता है तो 2024 चल रहा है, वैसे 16 है आपके पास, 20 22, ठीक है, आप बहुत सारे 2007, लेकिन आपने करंटली को याद रखना है कि आपके पास करंटली कौन सा है जी, 2024 है MS Office। MS Office मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यस भैया, बहुत समय डाल है, मैं जानता हूँ आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से बेसिक चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ अजीज बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं, जो कि वो भी आपके मुकाबले में एडवांस लेवल तक पहुंचे। तो एडवांस लेवल तक उनको पहुंचाने के लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। तो बेशक आपने MS BS या कुछ स्पेशलाइजेशन कर रखी हो कंप्यूटर में, आप मेरी गलतियां भी निकाल देंगे, लेकिन चले कमेंट कर देना, मैं भी सुधारता रहूंगा अपनी गलतियां, ठीक है। ओके हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास मेनली जो है वो 3 चीजें हैं। एक हमारे पास पहला है MS यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरी हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS PPT। ये क्या है, MS पावर पॉइंट, ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास है वो है MS एक्सेल, जिसे अगर आप लिखेंगे तो डॉट एक्सेल, आज का रोमन इंग्लिश में XL लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे मेनली जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर के अंदर जो यूज हो रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, और आज के इस मॉडर्न एरा में अगर आप कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा इनसे एफिशिएंसी के साथ काम ले रहे हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे बेहतरीन है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनके वर्क की बात करें तो हमारा जो MS वर्ड है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे अरेज कर दूं, दोबारा ऊपर से लिख लूं, ताकि आप बेहतर तरीके से थोड़ा खूबसूरती के साथ लिख पाए, नोट्स बना पाए, ठीक है। लेक्चर बस मैं एंड करने वाला हूं, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, कोशिश करूंगा आप बोर ना हो, मेरा काम आपको बोर करना नहीं है, ठीक है जी। तो एप्स में सबसे पहले मैं आपको कहूंगा अगर वर्ड, MS वर्ड, तो MS वर्ड के अंदर बेसिकली आप क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। आप कोई भी लेटर टाइप करना चाहते हैं, ये पूछ सकता है कमीशन आपसे कभी भी। आप कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं,
ठीक है, आपने किसी बॉस के अगेंस्ट, यार वो लिखनी नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई सीडी बनाना चाहते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर, और अगर आप कोई इंग्लिश ऐसे लिखना चाहते हैं, इंग्लिश उर्दू जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारे का सारा आप कहाँ लिख सकते हैं, आप सारे का सारा ये एमएस वर्ड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। या किसी भी शख्स की बायोग्राफी लिखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कोई भी डिटेल के साथ कुछ भी आप लिखना चाहते हैं ना, तो आप इसमें लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे कमीशन पूछ सकता है भाई कि एमएस वर्ड के अंदर जब वो पूछेगा आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, आप कह सकते हैं कि टूल है, क्या टूल है, किस चीज के लिए है, सीडी बनाने के लिए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एमएस वर्ड है। या वो कह सकता है कि आप स्लाइड्स बनाने के लिए कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, तो आपको पता है पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, अगर नहीं भी पता तो हम आगे जाके बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो वो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको कहते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जी हाँ, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप कहते हैं एमएस, उसको क्या कहते हैं, एक्सेल को आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें आप बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इसके अंदर आप रिजल्ट शीट्स बना सकते हैं। जो आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया था ना, ठीक है, या आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर यहाँ पे ऐसे 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 ये सारी की सारी शीट्स बनी हुई है, ठीक है। उन शीट्स के अंदर एंड में टोटल लिखे होते हैं आपके मार्क्स, ठीक है, 4/4 जीपीआर, ठीक है, सीजीपीआर। तो वो आप कहाँ से बना रहे होते हैं, आपके सारे के सारे कैलकुलेशन जो है वो कहाँ पे चल रही होती हैं, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चल रही होती है। आपकी कैलकुलेशंस, फार्मूलाज, ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स, आपकी इक्वेशंस, ठीक है, आपकी बजट प्रिपरेशन, कोई भी बजटिंग है, ठीक है, वो किसमें, एमएस एक्सेल के अंदर ही हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या बना रहे होते हैं, शीट्स, शीट्स भी कह सकते हैं या रिजल्ट शीट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और रिजल्ट्स जो बना रहे होते हैं आप, ओके हो गए। ये सारे के सारे तरतीब में आप किस में लिख रहे होते हैं, एमएस एक्सेल के अंदर। अगर हम बात करें कि हमारे पास एमएस पीपीटी है, भाई ये पीपीटी क्या है, पीपीटी यानी पावर पॉइंट। इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं कि ये डेटा, इसके अंदर डेटा को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप स्लाइड्स बना सकते हैं, ठीक है, डेटा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, डेटा प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ, भाई बोर तो नहीं हो गया, नहीं बोर नहीं हुआ, आपने पता है, डेटा प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ, क्योंकि वीडियो, ऑडियो, इमेज, ठीक है, टेक्स्ट, इन सारी की सारी फॉर्म्स के अंदर आप डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट के अंदर मैंने पीपीटी लिख दिया है, पावर पॉइंट, ठीक है, इसमें आप स्लाइड्स के जरिए आपने प्रेजेंटेशन दी होगी यूनिवर्सिटी के अंदर, जब आपके हाथ थोड़े थोड़े से हाथ पांव फूले हुए थे, आपकी जबान लड़खड़ा रही थी, ठीक है, नहीं भाई नहीं लड़खड़ा, वो मेरी लड़खड़ाती थी जबान, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा होता था, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ओके हो गया, तो टेक्स्ट, उसके बाद आप क्या कहेंगे इसमें, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, चला सकते हैं, किसमें, एमएस पीपीटी के अंदर, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो लेक्चर है, ये 4th लेक्चर, बहुत आप कह सकते हैं कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, उम्मीद है आपने कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं तो अभी कंप्लीट करते हैं इसको आगे एप्लीकेशंस को, ठीक है, एमएस वर्ड से, नहीं तो फिर आप कहते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों को दिल है कि आप बस कर दिया जाए, तो मैं भी कह रहा हूँ चले बस करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से फिर स्टार्ट करते हैं, और इनकी शॉर्टकट की सारा कुछ हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और आपके सामने फुल फ्लेज वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।